सुप्रभातम, नमस्कार। सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, आप सब आराम से घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपके लिए हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स अपलोड किए हैं। आप आराम से पढ़िए। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वर्त, जिसे सर्किल कहा जाता है। आज हम आपको वर्त से संबंधित आधारभूत जानकारी, यानी हमने पहले ही कह रखा है कि कोई भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर करते हुए चलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, क्या होता है वर्त, सर्किल? आपने अपने घरों में जब मम्मी रोटी बेलती है बेलन और चकले से, तो रोटी की आकृति कैसी होती है? गोल। मम्मी के हाथ में जो चूड़ी होती है उसकी आकृति कैसी होती है? गोल। पूर्णिमा का चंदा मामा कैसे होता है? गोल। सूर्य गोल। जो आकृति गोल होती है उसे हम वर्त कहते हैं। देखो, मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये जो मैंने आकृति बनाई है ये क्या कहलाता है? वर्त। जो गोलाकार आकृति होती है वो क्या कहलाती है? वर्त। अब आपको समझ आ गया? तो मैं वर्त की एक परिभाषा भी आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। देखिए वर्त की परिभाषा, एक स्थिर बिंदु से, लिखिए आप, देखिए, एक स्थिर बिंदु से, लिखते रहिए आप, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। अब देखिए आप, क्या कहलाता है? बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। कैसे? देखो, एक स्थिर बिंदु, ये हमारा बिंदु स्थिर है ए, समान दूरी पर स्थित, इधर से भी बिंदुपथ, यानी बिंदुओं का जो पथ होता है वो बिंदुपथ कहलाता है। यहां से ये देखो, अब आप यहां से जैसे ए बिंदु से बी पे गए, जितनी दूरी ए से बी की है उतनी दूरी ए की, सी की, ए से डी की, ए से ई की और ए से एफ की, ये बिंदुपथ कहीं से भी जाएंगे, कहीं से भी केंद्र बिंदु ए, तो ए क्या कहलाता है? इसका ध्यान रखो, आप क्या कहते हैं इसको? केंद्र बिंदु। वर्त का केंद्र बिंदु कौन सा है? ए। आप ए भी नाम दे सकते हो, पी भी दे सकते हो। जो वर्त का केंद्र बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट जो सबसे केंद्र वाला, उसको हम, जो बिंदु सेंटर में होता है वो केंद्र बिंदु कहलाता है। आगे समझिए आपके, ये हमने आपको वर्त के बारे में एक जानकारी दी है। ठीक, अब आगे बताना चाहते हैं। देखिए आप, वर्त के केंद्र को, जैसे ए से या बी, वर्त से केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखाखंड, जैसे ए बी, ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहते हैं इसको। अंग्रेजी में आर, यानी आर रेडियस, क्या कहते हैं इसको? रेडियस। और हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अर्धव्यास। ध्यान रखना, जो केंद्र को परिधि से मिलाने पे जो वर्त की जो त्रिज्या कहलाती है उसको अंग्रेजी में आर कहते हैं, अर्धव्यास भी कहा जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी जीवा केंद्र बिंदु से होते हुए परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है, बीसी। तो बीसी क्या कहलाता है? व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। ध्यान रखना, हमेशा व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। लिख लीजिए आप, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। और या त्रिज्या में लिखिए, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। क्या होती है? आधी। इसीलिए इसको हम अर्धव्यास भी कहते हैं। आर बराबर अर्धव्यास। आइए समझे, व्यास को कहते हैं डी, यानी डायामीटर। व्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डायामीटर भी कहा जाता है। जैसे मैं बताना चाहता हूं, व्यास बीसी उदाहरण के लिए 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर ए भी कितनी होगी? 14/2, यानी 7 आधी होगी, 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? तो हमने आपको आज वर्त के केंद्र बिंदु, त्रिज्या और व्यास के बारे में बताया। अभी लिख लीजिए आप,
इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं वर्त से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी, तो आप लिखते रहिए। अब हम लेते हैं आपके लिए, देखिए ये मिटा दो, केंद्र बिंदु आ गया, त्रिज्या आ गया और व्यास आ गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जो मैंने आपके लिए अभी बनाया था, ये केंद्र बिंदु ए और बी सी, ये बी सी आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी जीवा है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यास। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है किसी भी वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो आपको लिखना है व्यास। क्या लिखना है, व्यास। जीवा क्या होती है, देखियो जीवा की परीक्षा है, देखिए वर्त के दो बिंदुओं को परिधि से मिलाना। कैसे, देखो ये मैंने बनाया है, जैसे यहां पे x और y, देखो परिधि के दो बिंदु x और y, ये भी जीवा है, m और n, m एंड n, ये भी क्या है, जीवा है। तो x y m n और ये मैंने बता दिया आपको bc, bc, ये सब क्या कहलाती है, जीवा। यानी वर्त में परिधि के दो बिंदुओं को, परिधि से दो बिंदुओं को जो मिलाई जाती है वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। आई कोड, CHORD, चोट बोलते हैं, CHORD, ठीक, इसको इंग्लिश में चोट भी बोला जाता है, ये जीवा कहलाती है। आया समझे, आया समझे क्या, कि वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने में वो जीवा कहलाती है। अभी आगे जब आपको बताएंगे प्रमेय के माध्यम से, क्या जीवा, दो जीवाएं समान दूरी पे होती है, जब दो जीवाएं समान दूरी पे हो केंद्र से, तो दोनों जीवाओं की लंबाई समान होती है, उसी संबंध में हम आपको जानकारी देंगे आगे जीवा के संबंध में। अब आगे ले रहे हैं आपके लिए, देखिए स्पर्श रेखा, नाम से भी पता चलता है, यानी वो रेखा जो वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकलती है। जैसे देखो पी क्यू और एक एम बिंदु का ये स्पर्श करते गए, तो पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कौन सी हो गई, पी क्यू, जो वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए निकलती है वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। वर्त की परिधि को स्पर्श करते हुए जो जाती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है। आगे समझ में आपके। अब आगे बताना चाहता हूं, देखिए ये स्पर्श रेखा लिख लीजिए आप, कि वर्त की परिधि को एक बिंदु पर, ध्यान रखना, एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, जैसे पी क्यू, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। आगे समझिए। तो हमने आपको जीवा के बारे में बता दिया, स्पर्श रेखा के बारे में बता दिया। अब हम आपको बताना चाहते हैं छेदन रेखा। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता पड़ता है छेदन रेखा, यानी जो छेद करके जाती है। जैसे देखो नाम क्या है, छेदन रेखा। जैसे ये ए बिंदु का वर्त, इसको छेद करके आर पार निकल जाती है, यानी छेदन रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, पूछा जा सकता है। छेदन रेखा वर्त के दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ध्यान रखना, और स्पर्श रेखा वर्त को केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करके निकलती है, ये ध्यान रखना है आपको। छेदन रेखा और स्पर्श रेखा में क्या अंतर है, छेदन रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है, जबकि छेदन रेखा दो बिंदु पर, वर्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करके निकलती है, जबकि स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। जैसे देखो ये mn लिखा मैंने, और p और q दो बिंदुओं पे जो, यानी लिखिए वर्त को छेद करके जाने वाली रेखा, यानी वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है, दो बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा क्या कहलाती है, छेदन रेखा कहलाती है। तो हमने आपको अभी क्या क्या बताया है, देखिए अब आपको वापस रिवाइज करवा देते हैं कि आपके रिवीजन में भी काम आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सबसे पहले आपको वर्त बताया, ये वर्त है जिसका केंद्र बिंदु हमने ए बनाया, आगे समझे। इसके बाद में हमने आपको इसकी परिभाषा बताई, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदु पथ से निर्मित आकृति क्या कहलाती है, वर्त कहलाती है। वर्त में केंद्र होता है, केंद्र और परिधि को एक जगह से मिलाया जाता है, वो त्रिज्या बन जाती है, त्रिज्या बराबर ए बी, जिसे हम अर्धव्यास भी कहते हैं। ए वर्त का केंद्र बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट कहलाता है, अर्धव्यास आर कहते हैं इसको। जब एक से गुजरते हुए एक बिंदु परिधि के दोनों बिंदुओं को मिलाया जाता है, बीसी को क्या कहते हैं हम,
व्यास जिसे इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है, और सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है। ये आगे बताया हमने। फिर वृत्त को स्पर्श करके जाने वाली एक्स वाई रेखा ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, वृत्त को छेद के जाने वाली रेखा जैसे पी क्यू मान लो तो क्या कहलाती है, वो छेदन रेखा कहलाती है। इसके बाद में वृत्त में दो बिंदुओं को मिला कई पे मिलाती है, वो सब जीवाएं कहलाती है। आया समझे? यहां तक हमने आपको बता दिया। अब आगे महत्वपूर्ण जानकारी वृत्त से संबंधित। वृत्त का परिमाप परिमिति क्या कहलाता है, ये आपको सब पूछे जा सकते हैं। वृत्त का परिमाप कैसे ज्ञात करें, वृत्त की परिमिति कैसे ज्ञात करें, क्या होती है वृत्त की परिमिति? यानी वृत्त के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वो परिमिति परिमाप, और जिसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। सर्क्यूमफ्रेंस क्या कहलाती है, परिधि, सर्क्यूमफ्रेंस। कैसे देखो, ये वृत्त है, जो इसके चारों तरफ का भाग है ये क्या कहलाता है, वृत्त की परिधि कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, पूछा जा सकता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए, परिमाप ज्ञात कीजिए या परिधि ज्ञात कीजिए। ये इतने जो आपके क्या कहलाते हैं शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, परिमिति, परिमाप और परिधि। ऐसा जिसके इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। उसको कैसे ज्ञात करें, तो परिधि ज्ञात करने का सूत्र है, देखिए वृत्त की परिधि, इसको ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई r। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 और r दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 एकम 7, 7 से 60 करिए 44 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि हुई, परिमिति हुई और परिमाप हुआ है। समझ में? इस तरीके से आपको ये ज्ञात करना है। आया समझे कि नहीं आया समझे? जिसे पैरामीटर भी कह सकते हैं, पैरामीटर, सर्कमफ्रेंस और परिधि, ये वृत्त से संबंधित शब्द हमने आपको बताए। अब यदि मान लो वृत्त की परिधि दे रखी है, देखो परिधि दे रखी है, उससे हमको क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे हम, परिधि बटा 2 पाई। इसको और बता दूं, जैसे परिधि गुणा 7 और 2 गुणा 22, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जो परिधि दे रखी, जैसे परिधि कितनी थी 44 इंटू 7, 2 इंटू 22। अब देखना 2 22 से 22, 22 2 एकम 2 बराबर कितनी बच गई, r बराबर 7। इस तरीके से आप परिधि से त्रिज्या और त्रिज्या से परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। पूछा जाए इसका व्यास कितना होगा, तो 7 का दुगुना 14 सेंटीमीटर इसका ये व्यास हो जाएगा। ये हमने आपको वृत्त की परिधि, परिमाप और सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में बोला जाता है, इसको कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बताया। ये जो चारों तरफ बाहर वाला जो ये सर्किल है, ये राउंड है, ये आपकी परिधि कहलाता है। अब पूछा जा सकता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी, वृत्त का क्षेत्रफल, ये सर्किल है, जैसे इसके अंदर वाला भाग, ये पूरा अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, जिसे क्षेत्रफल कहते हैं। कैसे ज्ञात करें वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, क्या है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू इसकी मान लो आर रेडियस 7 है, तो 7 इंटू 7, 22 7 154 वर्ग सेमी। इस तरीके से हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, और उससे हमको क्या ज्ञात करनी है, आर ज्ञात करनी है, तो सीधा लिखिए आप, देखिए क्षेत्रफल बटा पाई और उसका वर्गमूल। कैसे लिखे देखो, एक और लिख सकते हो आप, क्षेत्रफल गुणा 7/22 का वर्गमूल। आया कैसे, देखो क्षेत्रफल कितना आया 154 इंटू 7/22, 7/22 यानी 22/7 पाई का, तो 22 7 54, 7 इंटू 7, 7 7 49, तो 49 का वर्ग आया 7। ये आ गया अपन की त्रिज्या। तो किस ट्रिक से मैंने आपको समझा दिया कि यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल में पाई का भाग दो, पाई यानी 22/7, तो क्षेत्रफल गुणा 7/22 लिख करके उसका वर्गमूल निकाल दो तो त्रिज्या आ जाएगी। और क्षेत्रफल याद करना है तो पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू जो त्रिज्या दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो और उसको सॉल्व कर लो। इस प्रकार हमने आपको वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि के बारे में आपको आज जानकारी दी है। ठीक है यानी परिधि क्या होती है, वृत्त की जो अनुदिश एक पूरे चक्कर को एक चक्कर में तय की गई दूरी। देखो ये भी ध्यान रखना, प्रश्न में पूछा जा सकता है, एक गाड़ी के द्वारा वर्ताकार क्षेत्र में एक चक्कर में तय की गई दूरी वही क्या कहलाती है, परिधि। एक चक्कर जो वर्ताकार क्षेत्र में जो चक्कर लगाया जाता है वो परिधि कहलाता है। अब इसके अंदर कितना आता है वो क्षेत्रफल से संबंधित आता है। ठीक है,
आया समझे? यहां तक हमने आपको बता दिया है। इस तरीके से हमने आपको, अब मैं बताना चाहता हूं एक वृत्त पर बनने वाले कोणों का योग। वृत्त केंद्र है बिंदु, एक बिंदु तो 360 है, तो वृत्त पे भी जो कोण बनते हैं वो पूरे 360 डिग्री के होते हैं चारों तरफ। जैसे 180 ऊपर और 180 नीचे, 180 वाला ये और 180 है, यानी 360 डिग्री वृत्त में कोण होते हैं। आगे समझिए, आपके केंद्र बिंदु, त्रिज्या, व्यास, स्पर्श रेखा, छेदन रेखा, जीवा, वृत्त की परिधि 2πr। परिधि ज्ञात से यदि त्रिज्या ज्ञात करनी तो परिधि इंटू 7/2 इंटू 22, यानी परिधि बटा 2π। क्षेत्रफल के लिए πr², r ज्ञात करना तो रूट क्षेत्रफल बटा पाई, यानी रूट क्षेत्रफल इंटू 7/22। क्षेत्रफल इंटू 7/22 का अंडर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। इस तरीके से हमने आपको आज वृत्त के परिधि यानी परिमाप, परिमिति, सर्क्यूम्फ्रेंस और वृत्त के एरिया यानी क्षेत्रफल से संबंधित हमने आपको पूरी जानकारी दी है। अब हम आपको आगे बताना चाहते हैं, देखिए आप वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द आप लिखते रहिए। देखिए, ये हमने बनाया एक वृत्त और ये व्यास BC A, ऊपर वाला ये भी अर्धवृत्त कहलाता है। देखना, ध्यान रखना, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिलकर के क्या बन जाते हैं? पूरा एक वृत्त बन जाता है। इधर आधा वृत्त ये और आधा वृत्त ये, अर्धवृत्त यानी आधा वृत्त वो होता है जो हमें उसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। यानी व्यास के द्वारा जो बराबर लंबाइयों में दो चापों में बांटता है, अर्धवृत्त कहलाता है। चाप, एक शब्द नमाया चाप। वृत्त के दो बिंदुओं को जब मिलाया जाता है, ये देखो, ये मैंने यहां तक ले लिया, ये क्या हो गया? एक चाप, दीर्घ चाप और लघु चाप। चाप भी दो प्रकार। ये चाप जो वृत्त की जो व्यास है, वृत्त को दो भागों में बांटता है, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त। दोनों अर्धवृत्त अर्धवृत्त हो गए। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। इसके बाद देखिए, जैसे वृत्त लिया, यहां से मैंने काट के इतनी से लाइन प्रकार से करते हैं XY। X और Y क्या कहलाता है? वृत्त के चाप कहलाते हैं। X और Y वृत्त क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। अब देखो, ये कहलाता है लघु चाप। इधर वाला क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। जो बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। जो छोटा होगा वो लघु चाप। अब देखो, अब इसमें भी देखना, आपके वृत्तखंड बनेंगे। क्या बनेंगे? वृत्तखंड। अब देखो, जब दो चाप को मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है? वृत्तखंड। क्या कहलाता है? वृत्तखंड। देखो, मैं बता रहा हूं आपको, यहां से यहां तक ये ले लीजिए ऐसे। ये तो हो गया वृत्तखंड। क्या हो गए? अब देखो, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड और इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। यानी जब लघु चाप के दोनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो लघु वाला क्षेत्र तो लघु वृत्तखंड और जो बड़ा वाला होगा वो दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। आगे समझ में आपने यहाँ पे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। जो जीवाएं होती हैं, एक जीवा से, जैसे मैंने जीवा मानी XY, जीवा के माध्यम जैसे ये जीवा बना ली और इसको मान लिया MM। अब जीवा के द्वारा, ये जीवा है, इसके द्वारा वृत्त को दो भागों में बांटा जाता है तो वृत्तखंड कहलाते हैं, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। ये आपको ध्यान रखना है। जब सबसे बड़ी जीवा है व्यास, तो व्यास के द्वारा दो वृत्तखंड में बांटे गए, दोनों बराबर बराबर अर्धवृत्त होंगे क्योंकि व्यास सबसे बड़ी जीवा है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण, अब ले लो त्रिज्या खंड। क्या होता है त्रिज्या खंड? जब वृत्त की दो त्रिज्या है, देखो जैसे मैंने A, B और C, ये भी त्रिज्या, AB भी त्रिज्या है और AC भी त्रिज्या। जब त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के बीच वाले भाग को क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? ध्यान रखना, इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड कहलाएगा। आया समझे? क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या खंड कहलाता है। यहां तक आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको हमने बताई है। अब इनसे रिलेटेड प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालें, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालें, क्या होता है त्रिज्या खंड, क्या होता है वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, तो इससे संबंधित और प्रमेय कि जब एक वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु में दो स्पर्शिकाएं निकलती हैं तो दोनों स्पर्शिकाएं बराबर होती हैं, दूरी में समान दूरी होती है, बीच वाला कोण समान होता है। इनसे रिलेटेड वीडियोस हम आपको आगे आने वाले टॉपिक में बताएंगे। देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार।